आपकी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र की। अब हम आगे चर्चा करेंगे इसके भौतिक मानचित्र की। मैंने उसमें क्या बताया था आपको, राजनीतिक मानचित्र में बताया था कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और ये कितने भाग में डिवाइडेड है। मैंने भौतिक रूप से जैसे डिवाइड बताया था, भौतिक रूप से दो भागों में विभाजित किया था उसको, किस किस में, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उसी प्रकार से मैंने भाषाई दृष्टि से भी इसको दो भागों में विभाजित किया था, एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका। एंग्लो अमेरिका में मैंने कौन से देश बताए थे आपको, मैंने बताए थे यूएसए और कनाडा ओनली। उसके बाद जैसे लैटिन अमेरिका के हमने दो भाग विभाजित कर दिए, उसमें हमने क्या बताया था आपको कि मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। मध्य अमेरिका में कौन से भाग बताए थे, आपका रियो ग्रांडो रिवर से लेके, जो कि मैं अभी बताऊंगा कि रियो ग्रांडो रिवर कौन सी है, वहां से लेके पनामा कैनाल तक। पनामा कैनाल से आगे जो केप हॉर्न तक बताया था मैंने, वो बताया था आपको दक्षिण अमेरिका, यानी मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। मैंने वहां बताया था आपको मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे सबसे ऊपर मैक्सिको है और सबसे नीचे क्या है, पनामा है। उसके बाद जैसे मिडिल कंट्री में जाते हैं तो बेलिजी है आपका, कोस्टा रिका है, निकारागुआ है, होंडुरास है, एल सल्वाडोर है। ये सारे देश कौन से हैं, मध्य अमेरिकी देश हैं। इसके अलावा इसके साथ ही यहाँ पर कुछ देश हैं वो आते हैं आपके कैरेबियन द्वीपीय समय द्वीपीय देश हैं ये। उसमें क्या आते हैं आपके, क्यूबा है, या फिर आपने कभी उसका नाम सुना है हुसैन बोल्ट का। हुसैन बोल्ट कहाँ से था, वो इन्हीं कैरेबियन आइलैंड से था। बहुत सारे आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं बहुत सारे बहामास आइलैंड भी हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो 23.5 गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है, मैंने दो देश यहाँ से बताए थे आपको, मैक्सिको और बहामास आइलैंड। जो ट्रिक में बताए थे मैंने आपको कि मैं भी वॉल्क्सवैगन खरीदूंगा, वो सारी चीजें मैं उसमें बताए थे मैंने आपको कि ये मैक्सिको है, ये बहामास आइलैंड है। यानी बहामास आइलैंड और ये क्या है, कैरिबियन आइलैंड, सारे के सारे किसमें, यहाँ पे आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, तो ये कैरिबियन आइलैंड का पार्ट बनाते हैं सारे के सारे देश मिलके। हालांकि वैसे पार्ट किसका है, ये अटलांटिक ओशियन का, क्योंकि यहाँ मैंने जैसे कि कौन बताया था, ये यूरोप है, यूरोप के बीच में यहाँ से यहाँ तक क्या बताया था आपको, अटलांटिक बताया था कि नहीं बताया था। तो उसी में से हम ये कैरिबियन आइलैंड देखते हैं। चलो ठीक है, अभी जैसे पनामा देश तक पहुंच गए, ये कौन से हो गए, मैंने मध्य अमेरिकी देश बता दिए। अब लैटिन अमेरिकी में जो दूसरा भाग है उसमें आपके देश आते हैं कि आपके यहाँ वेनेजुला, कोलंबिया, ब्राजील है, सूरीनामा है, गुयाना है, फ्रेंच गुयाना है, चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, यहाँ पर उरुग्वे है, ये पेरू है आपका, और ये बोलिविया है। इस प्रकार से लगभग दे देते हमारे दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। तो हमने ये क्या हो गया, हमारा पॉलिटिकल मैप हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आप मैप में देख सकती हो, तो सबसे पहले मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि हम फिजिकल कंडीशन में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पर्वत। पर्वत क्या होते हैं, मैंने वो चीज यहाँ भी बताई थी, जैसे और पठार है, मैदान है। ये मैंने किसका भाग बताया था, उच्चावच का। यानी पृथ्वी पे कुछ ऐसी दशाएं हैं, कुछ जैसे सी लेवल से ऊपर हैं, कुछ सी लेवल से नीचे तक भी पहुंच गई हैं, उनको मैंने उच्चावच नाम दिया था। यहाँ पे मरुस्थल हैं, नदियां हैं और आपकी झील है। इसके अलावा कुछ और बचता है, वो भी हम देखेंगे जैसे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्वत, हम पहले देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका का कहाँ तक पार्ट है, यहाँ से आर्कटिक ओशियन से लेके पनामा कैनाल तक। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पर्वत कौन से हैं। अब आप लोकेशन हमेशा याद रखना, अगर जैसे मैप नहीं हो ना तो अपने जैसे सीधा सीधा आप ऐसे कंडीशन बना सकते हैं कि ये हमारा मैप हो गया, इसका ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर कुछ याद नहीं होता है तो हमें तो ये याद करना है कि बीच में से लाइन खींच देनी है, इसके ईस्ट में क्या है और इसके वेस्ट में क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे याद होना चले स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें देखना है कि इसके नॉर्थ में क्या है और साउथ में क्या है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक वैसे ही लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे ईस्ट में देखेंगे आप, यहाँ पर्वत है, सबसे पहले पर्वत है एप्लेसियन पर्वत।
वैसे आप एक चीज बताओ, अमेरिका की कैपिटल कौन सी है? किसी को पता है अमेरिका की कैपिटल कौन सी है? हाँ, यूएसए की। उसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। ये तो वो वाशिंगटन डीसी यहाँ पर ही है। न्यूयॉर्क वगैरह मतलब जो भी मुख्य देश है अमेरिका के, वो सारे के सारे इस ओर हैं। तो बता सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया अमेरिका में कहाँ होगा? इस ओर ही होगा, क्योंकि इसकी भौतिक दशाएं ऐसी हैं कि यहाँ पर बहुत सारी दशाएं हैं। जैसे यहाँ का रॉ मटेरियल आराम से मिल जाता है, पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है, यहाँ सेंट लॉरेंस रिवर है, इधर से यहीं से रिवर गई है आपकी मिसिसिपी रिवर गई है। लेकिन हमारा यहाँ मुख्य फोकस क्या है? लोकेशन जानना, वो है माउंटेन की लोकेशन जानना। तो हमने यहाँ क्या है लोकेशन जानी, तो ये एप्लीसियन पर्वत है। अब मैं ये पूछूं, ये हमारी वाली ये रेंज कौन सी है? ये चारों तरफ आप देखते हो, ये रेंज है विंध्यन रेंज है हमारी। जब भी आप विंध्यन जैसे माउंटेन पढ़ेंगे भारत में, तो उसमें पता पड़ेगा कि ये हमारा धौलपुर वाला एरिया आता है, वो किस में आता है? विंध्यन रेंज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अभी आपने एप्लीसियन जाना। एप्लीसियन क्या है कि दो रेंज में टूट गया है, यानी ये एप्लीसियन है। तो इसके नॉर्थ और साउथ में दो रेंज है। नॉर्थ की रेंज कहलाती है आपकी अलीगेनी रिवर, अलीगेनी रेंज, यानी उसका नाम क्या है? अलीगेनी। आपको ये याद करना है कि एक माउंटेन का पार्ट है, वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, उसको हमने भिन्न भिन्न नाम दे दिया है। उसका नॉर्थ वाला पार्ट है, उसको हम अलीगेनी बोल देते हैं, और साउथ वाले पार्ट को हम बोल देते हैं ब्लू रेंज। बस थोड़ा याद करने की दृष्टि से ज़्यादा ऐसे याद रखना है। अभी ठीक है, ये हो गई आपकी एक माउंटेन हो गई। और इसका जो मुख्य माउंटेन है वो है आपका रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन के बारे में तो सुना ही होगा सबने। ठीक है, रॉकी माउंटेन जैसे जाते हैं, रॉकी माउंटेन का विस्तार भी पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका के जैसे या रियो ग्रांडे से ऊपर देखते हैं तो वेस्ट में ऊपर से लेके नीचे तक है आपका। ठीक है, ये है रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन से ही आगे की तरफ फोल्ड हो गया है, इधर की तरफ लेफ्ट में फोल्ड हो गया है, उसी का नाम है जैसे इधर है आपकी मैकेंजी, यानी मैकेंजी माउंटेन बोल सकते हैं उसको, रेंज बोल सकते हैं। और ये वाला पार्ट मैं बताना चाहूंगा पॉलिटिकली है ना, ये यूएसए का एक प्रांत है, उसे अलास्का। अलास्का के अंदर ही ये दो रेंज है आपकी, मैकेंजी रिवर है, वो सॉरी मैकेंजी माउंटेन है। मैकेंजी माउंटेन के साथ ही आपकी ये एक माउंटेन रेंज है, उसको बोल दिया है इन्होंने अलास्का के नाम पे ही अलास्का माउंटेन। और इसके नॉर्थ में है एक माउंटेन रेंज है, उसको बोलते हैं ब्रुक्स माउंटेन रेंज। तो ये रही अलास्का वाले पार्ट में, यानी आपको डिवाइड फिर से करना है कि ये मैंने पूरा ऐसे एक वर्ग लिया, वर्ग से आगे ऐसे ऐसे निकाल दिया ये सारी चीजें, और इनको ऐसे याद करना है। यहाँ पर जैसे यहाँ क्या है, यहाँ मैकेंजी है माउंटेन रेंज है, यहाँ ब्रुक्स रेंज है, और यहाँ क्या है आपकी अलास्का रेंज है। तो ये ऐसे याद हो जाएंगे अगर वेव नहीं बनता है तो आपसे। अभी ठीक है, हमने देखा एप्लीसियन देख लिया, अलास्का, मैकेंजी, ब्रुक्स देख लिया, रॉकी रेंज देख ली। अब आप यहाँ दो छोटी छोटी रेंज है, उसका नाम है, एक का है ये वाली रेंज, उसका नाम है कैस्केड रेंज है। ये आपकी कैस्केड रेंज रही। और इसका दूसरी जो रेंज है ये है आपकी सियरा माद्रे रेंज। सियरा माद्रे रेंज देखी, कैस्केड रेंज देखी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और कौन सी आपको कोई रेंज दिखाई दे रही है यहाँ पे जो मैप में है? अब यहाँ कोई मेंशन नहीं है, तो आपको ये याद रखनी है कि ये रेंज कहाँ कहाँ पर है, और उसकी थोड़ी सी लोकेशन याद रखनी है कि नॉर्थ अमेरिका में तो है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में भी कहाँ पर है, जैसे ईस्ट में है, वेस्ट में, अलास्का वाले पार्ट में, या कनाडा वाले पार्ट में। जब पॉलिटिकल मैप देखोगे तो अपने आप से समझ में आ जाएगी कि ये कहाँ पर है ये सारी कंडीशन। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो उत्तरी अमेरिका के हमने पर्वत देखे। अभी हम साथ ही साथ क्या देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के पठार देखते हैं। ठीक है, पठार की लोकेशन हम जानते हैं। तो मैं एक चीज बताऊं आपको, जैसे पठार कैसे बनते हैं, तो दो माउंटेन है, दो माउंटेन अगर सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाएं, सीधे उसके बीच में एक फ्लैट रीजन बन जाए तो वो क्या बनेगा, पठार बन जाएगा। या फिर एक दूसरी भी दशा हो सकती है, जैसे ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। ब्लॉक माउंटेन में क्या होते हैं, जैसे ये पूरा लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट में से क्या होगा कि
दोनों तरफ से यहाँ रिफ्ट क्रिएट हो जाएगी, रिफ्ट से दो तरफ से नीचे चला जाएगा, नीचे की ओर यूं, और ऊपर बीच में से क्या बन जाएगा, वो भी एक आपको या तो प्लेटो बनेगा या माउंटेन बनेगा। अब उसके आधार पे देख लेंगे, अगर उसकी स्टेप एकदम से सीधा है ऐसे और ऊपर से फ्लैट है तो वो क्या बनेगा, पठार बनेगा। अगर वो जैसे तिर्यक है और ऊपर से क्या है, नुकीला है, तो वही क्या बन जाएगा, आपका पर्वत बन जाएगा। तो ये माउंटेन बिल्डिंग के अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन यहाँ कैसे जानते हैं, तो हम देखो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, मैंने ये एग्जांपल ये इसीलिए दिया, सियरा माद्रे रेंज है और इधर क्या है आपकी रॉकी माउंटेन है, उसके बीच में आपको बना कोलंबिया पठार। अब इस चीज को आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था, क्या बताया था, कोलंबिया देश बताया था कि नहीं बताया था आपको, तो वो कोलंबिया देश से ऐसा मत कर देना कि कोलंबिया देश है तो कोलंबिया पठार भी नीचे होगा। कोलंबिया पठार आपका कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में, वो भी किसके मध्य में है, रॉकी माउंटेन और सियरा माद्रे और कैस्केड माउंटेन के मध्य में है आपका। ठीक है, ये हो गया हमारा कोलंबिया पठार। अभी आपका दूसरा पठार है, वो है आपका कोलोराडो पठार। ये भी क्या है, रॉकी माउंटेन के वेस्ट में है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आपका तीसरा जैसे इसमें और पठार देखते हैं, तो ये हो गया एडवर्ड पठार है यहाँ पर। और भी कुछ देखते हैं, एक यहाँ है कनाडियन शील्ड। जैसे हमारी सबसे पहले पृथ्वी बनी थी, तो पृथ्वी में क्या चीज बनी थी, जैसे सबसे पहले प्राइमरी रॉक बनी होंगी, रॉक, उन्हीं में से एक रॉक का ये पार्ट है, ये कनाडियन शील्ड कह देते हैं उसी का, यानी बहुत प्राचीनतम है ये, तो उसी को नाम यहाँ दे दिया है क्योंकि कनाडा देश है, और शील्ड इसीलिए दे दिया क्योंकि ये पुराना रॉक से बनी हुई है, तो उसी को नाम कर क्या दे दिया आपका कनाडियन शील्ड। ठीक है, तो आपके पठार हुए ये आपके कोलंबिया, कोलोराडो पठार, एडवर्ड पठार, ये तीन पठार ही इसमें मुख्य हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो हम इसमें मैदान देखते हैं। अभी मैंने बताया था ऐसे तो मैदान बहुत सारे मैदान होते हैं, लेकिन हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ऐसे मैदान देखेंगे जैसे कि जो वर्ल्ड वाइड प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ है एक आपका प्रेयरी का मैदान है, इसको क्या कहते हैं हम, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। यानी यहाँ बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जो भी हमारे खाद्यान्न होते हैं ना, सबसे ज्यादा यहाँ होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। इसी प्रकार से मैंने कल आपको बताया था, जब मैं एशिया पढ़ा रहा था, एशिया में क्या बताया था आपको, स्टेपीज बताया था। उसी प्रकार से जब अफ्रीका पढ़ा रहा था, तो मैंने क्या बताया था, ट्रॉपिकल रीजन, यानी 0 डिग्री से 23 डिग्री के दोनों के मध्य में, तो उसको क्या बताया, यानी ट्रॉपिकल रीजन है वो आगे। तो ट्रॉपिकल रीजन उसी को मैंने नाम दिया था सवाना। और जब मैं जो अफ्रीका का साउथ पढ़ा रहा था, उसी को नाम दिया था हमने बेल्ट्स। अभी मैंने जैसे यहाँ प्रेरी नाम दिया है, तो मैं यहाँ दूसरा नाम दे दूंगा, तो यही इसी को ऐसी मैदान है उसी को नाम दे दिया है पंपास। अब क्वेश्चन तुम्हारा बस यही बनेगा कि पंपास कहाँ पर है, सीधा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि प्रेरीज कहाँ पर है। तो ठीक है, आपके मैदान है, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट मैदान आपने देखा उत्तरी अमेरिका में, प्रेरीज। अभी हम देखते हैं आपके मरुस्थल। तो मरुस्थल देखते हैं, सबसे पहला मरुस्थल है आपका जैसे सोनोरान मरुस्थल। यहाँ पे जब भी, अब ये मरुस्थल क्यों फॉर्मेशन हुआ उसको भी जैसे हम आगे देखेंगे, जब भी पढ़ रहे होंगे, आपकी कोई भी माउंटेन है, माउंटेन की साइड में भी जैसे मरुस्थल क्यों बन जाता है, क्योंकि अगर मान लो इधर से बरसात हो रही है, एक तरफ से बरसात हो रही है, तो उसका जो पीछे वाला पार्ट है वो शैडो रीजन बन जाता है। बरसात होगी ऊपर तक जाएगी और ऊपर से नीचे तक बरसात नहीं कर देगी, और पीछे जाएगी तो वो खत्म ही हो जाएगी, उसका वाटर ही खत्म हो जाएगा। तो बरसात जैसे यहाँ गई माउंटेन, यानी हवा आई, बरसात कैसे हो रही है, हवा आई इधर से, हवा यहाँ टकराई, ऊपर उठी, ऊपर उठ के बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, ग्रेविटी के कारण उसकी जब बूंद ज्यादा भारी हो जाती है वो नीचे पृथ्वी पे आ जाती है, तो कंपैरेटिवली उधर जाने की अपेक्षा वो बूंद इधर ही गिर जाती है। तो सबसे ज्यादा जैसे माउंटेन जहाँ भी होता है तो वहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। जैसे हमारा क्या देखते हैं, भारत है, भारत के इस साइड में क्या है आपका, जैसे भारत देखते हैं, ये पश्चिमी घाट है, मान लो इधर से क्या आती है, इधर से आता है हमारा हवा आ रही है, यानी मानसूनी पवनें आ रही है, तो वो इससे टकराएंगी, तो इससे टकरा के क्या बन जाएंगी, बरसात यहाँ तो बहुत ज्यादा कर देंगी,
लेकिन इसके पीछे क्या बन जाएगा, शैडो रीजन क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे बिल्कुल बरसात ही नहीं होगी। बरसात नहीं होगी तो छोटा मोटा हमारी जैसी कंडीशन, जैसे छोटी छोटी वनस्पति हो जाएगी वहाँ पे, और ज़्यादा नहीं होगी तो फिर मरुस्थल में क्रिएट हो जाएगा वही चीज़ें। तो इस प्रकार से देखते हैं। तो इसी प्रकार से ये क्या बनाया आपका सोनोरल मरुस्थल बनाया यहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट मरुस्थल आपका यही है, सोनोरल मरुस्थल ही है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने मरुस्थल देखा, अभी हम देखते हैं जैसे नदियाँ देखते हैं। इसकी 3 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक नदी है आपकी जैसे मिसिसिपी नदी, ठीक है, मिसिसिपी, और इसी को अगर पूरा नाम देते थे तो मिसिसिपी मिसौरी नदी भी बोलते हैं, क्योंकि मिसौरी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जो आगे इससे जुड़ती है, तो उसी को नाम दे दिया हमने मिसिसिपी, उसको जोड़ के मिसौरी भी बोल दिया। वो आपकी क्या करती है, मैक्सिको की खाड़ी में निकलती, कहाँ से, एपलेशियन माउंटेन के आसपास से निकलती है वो। लेकिन अभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तरी अमेरिका की ऐसी कौन सी नदी है जो कि मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, तो आपको नाम दे दिया जाएगा मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रांडे और सेंट लॉरेंस। तो उसके साथ ही मिसिसिपी तो गिरेगी, लेकिन ये भी तो गिरेगी, रियो ग्रांडे भी गिरेगी। तो अभी आपको देखना होगा कि इसमें से एक आंसर सही है या 2 आंसर सही है। अगर 2 सही है तो नीचे दे रखा होगा ऑप्शन 1 और 2, दोनों सही है। तो मिसिसिपी, मिसौरी यहाँ से निकली और आपकी कैरिबियन आइलैंड या कैरिबियन सागर या साथ ही मैक्सिको की खाड़ी में आके गिर गई। अब इसी प्रकार से मैक्सिको से एक रिवर निकलती है, वो है रियो ग्रांडे रिवर। रियो ग्रांडे रिवर भी क्या करती है, ऊपर से आके मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। और ये क्या है, एक नेचुरल बाउंड्री है, किसके बीच में, अमेरिका और मैक्सिको के बीच में। अभी जैसे अभी ट्रम्प प्रशासन का भी जैसे आप न्यूज देखते हो तो उसमें वो कह रहे हैं, ट्रम्प महोदय कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, दीवार बना दूंगा। वो दीवार यहीं की बात करता है, ये मैक्सिको वाली, क्योंकि ये वाला बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर तो इसे कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बॉर्डर तो ओपन है। जैसे हमारे यहाँ जैसे भारत पाकिस्तान में क्या है कि आर्मी लगी हुई है दोनों तरफ, यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है क्राइटेरिया, आराम से इधर उधर आया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से जैसे तो आपकी रियो ग्रांडे रिवर होगी, रियो ग्रांडे किसको अलग कर रही है, अगर पूछे तो किसको अलग कर रही है, अमेरिका को मैक्सिको से, ठीक है। किसके बीच में सीमा बनाती है, अमेरिका से मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। कहाँ बहती है और कहाँ जल विसर्जन करती है, तो मैक्सिको की खाड़ी में जल विसर्जन करती है। तो ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करना है, यानी एक ही चीज है, क्वेश्चन कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपकी नदियां रही। अभी आपकी झील हैं कुछ, जैसे 2 झीलें जो कनाडा में, ऐसे तो कनाडा में बहुत सारी झीलें, क्योंकि वो उसका लैंड पार्ट है ना फ्रेगमेंटेड सा हो गया है, तो वहाँ बहुत छोटी छोटी बहुत सारी झील बन गई हैं। लेकिन मैं यहाँ बताता हूँ कि ग्रेट बियर है और एक ग्रेट स्लेव लेक है, जो कि कनाडा की मुख्य लेक्स हैं। इसी प्रकार से अभी आपने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पढ़ा है ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के मांझी ने पढ़ा है कभी किसी ने? कल मैंने आपको क्या बताया था कि अफ्रीका की मांझी है, ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, उसमें आपको विक्टोरिया, टंगाइका, टरकाना, ये सारी चीजें मैंने एक साथ 4 जोड़ी थी, उसको क्या बोल दिया, ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। इसी प्रकार से ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका में आपकी 5 झीलें आती हैं, जैसे सबसे इधर है आपकी मिशिगन, वो सुपीरियर का नाम तो सुना ही होगा सबने। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लेकिन वो कैसे, जैसे सुपीरियर क्या है, सरफेस एरिया पे है। मैंने कल भी बताया था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो विकाल झील कौन सी है, विकाल झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन कब, जब आयतन की बात होती है, यानी वाटर किसमें सबसे ज्यादा है, विकाल झील के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसकी गहराई इतनी है, गहराई के अकॉर्डिंग क्या है पानी उसमें बहुत ज्यादा आ गया। तो सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई, अगर सरफेस एरिया की बात करें तब तो आपकी सुपीरियर है, ठीक है। अगर आयतन की बात करें तो अब आपकी बेकाल झील हो जाएगी जो रूस में है, ठीक है। तो ये सुपीरियर है, यहाँ पे सुपीरियर से आगे चलते हैं तो आपकी मिशिगन है, आगे चलते हैं एरी है, और आप और आगे चले तो ओंटारियो है, ठीक है। इस प्रकार से एक लेक और है इसमें, तो 5 लेक मिलके क्या बनाती हैं आप इसको, ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका कहलाती हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा पार्ट रहा, ये सारी चीजें हमने किस में देखी थी, अभी नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत देखी थी।
अभी इसी प्रकार से हम जैसे साउथ अमेरिका का अभी हम साथ ही साथ मैप देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, जैसे अभी मैं इसको मिटा देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सेंट लॉरेंस रिवर कहाँ पर है, जनरली मैं पूछूं क्योंकि मैं यहाँ बताना भूल गया। अभी सेंट लॉरेंस रिवर है, जब यहाँ मैंने क्या बताया था, एप्लिसियन माउंटेन बताया था, और यहाँ क्या बताया था, ग्रेट लेक्स बताया था। तो ग्रेट लेक्स को आगे सेंट लॉरेंस रिवर जोड़ रही है किससे, अटलांटिक ओशन से। तो ये क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरवे है अमेरिका के लिए, यानी यहाँ से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, इन झीलों के आगे से सेंट लॉरेंस रिवर से वो अटलांटिक में जाती है, अटलांटिक से पूरे वर्ल्ड में फ्लो हो जाती है वही सारी चीजें। तो कभी जैसे यहाँ सेंट लॉरेंस रिवर को हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं, जैसे तो अब हम साउथ अमेरिका देखते हैं। तो यहाँ क्या देखा था आपने, पनामा कैनाल या नहर, ठीक है। पनामा नहर से जैसे इधर जाते हैं तो हम सबसे सेम कंडीशन पहले देखते हैं, सबसे पहले हम पर्वत ही देखते हैं। तो हम जब पर्वत देखते हैं तो आपने सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, पूरी रेंज है यहाँ पे पर्वत की, उससे नाम दिया है आपने एंडीज। अब सबसे अगर विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज कहां पर है या कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, एंडीज माउंटेन रेंज है, वो सबसे लंबी है और कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका में। इस प्रकार से आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर भी याद करने हैं। जब भी आप लाइन बनाओ ना, एक लाइन बनाओ तो आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन आने चाहिए उसके अंतर्गत। तो ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे बड़ी क्या चीज देखी, पर्वत है। पर्वत कौन सा है, एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत ही आपके लिए है इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वैसे कोई पर्वत नहीं दे रखी इसमें जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। अभी हम जैसे पठार देखते हैं, तो पठार भी जैसे यहाँ दे रखा है, एक है आपका बोलिविया का पठार और दूसरा है आपका माटो ग्रासो पठार। दो ही पठार है यहाँ जो कि इंपॉर्टेंट पठार है। तो यहाँ क्या है, जैसे अभी कभी पूछा जाए कि बोलिविया पठार है और यहाँ दूसरा पठार है वो है माटो ग्रासो। अभी मैं एक बिंदु यहाँ पे बताऊंगा, बोलिविया की कैपिटल क्या है, लापाज कैपिटल है, लापाज। वो विश्व की ऐसी कैपिटल है कि वो सबसे ऊंचे पठार पे स्थित है, या सबसे ऊंचाई पे स्थित ऐसी कौन सी, मैं पूछूं सबसे ऊंचाई पे स्थित ऐसी कौन सी कैपिटल है, उसमें से ऑप्शन दे दूं 1 2 3, तो सबसे ऊंची कैपिटल है वो है लापाज। इसकी जब भी आप जैसे थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल में पढ़ो तो उसकी कैपिटल थोड़ा थोड़ा याद करना। तो ये आ गई आपकी, मैंने 2 पठार बता दिए। माटो ग्रासो का पठार कहाँ पे, ब्राजील के साइड में, और ये बोलिविया का पठार डेफिनेटली बोलिविया में होगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पठार देखे। अभी मैदान देखो, मैदान मैंने क्या बताया था आपको, ये पंपास कहते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड है। अब टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल आपको समझना बहुत जरूरी है कि जैसे ही हम मान लो 0 से 30 डिग्री नॉर्थ, यानी अक्षांश कीजिए, माने मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ तक कितना है 90, और यहाँ तक कितना है 90, यहाँ मान लो 60 है और यहाँ 60 है पूरी पृथ्वी पे, और ये 30 है, ये 30 है। तो इसको क्या दे दिया हमने, ट्रॉपिकल नाम दे दिया, ठीक है। और ये वाला रीजन है ये, यानी 30 से 60 और 30 से 60, इसी को हमने टेम्परेट या शीतोष्ण तो नाम सुना होगा आपने, और ये है उष्ण, इसी को नाम दे दिया शीतोष्ण। तो टेम्परेट ग्रासलैंड है डेफिनेटली यहाँ पर है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड यहाँ पे क्या है, पंपास। और यहाँ कौन से बताए थे मैंने आपको, प्रेरीज बताए थे, ठीक है। और उसी प्रकार से जैसे मैं एशिया बता रहा था तब आपको बताए थे मैंने स्टेपीज, जब अफ्रीका पढ़ाया था तभी आपको मैंने ऐसे ग्रासलैंड बताए थे, वेल्स। तो ऐसे हमें याद करने की कौन कौन से ग्रासलैंड कहाँ पर है, और दूसरी चीज कि वो कैसे ग्रासलैंड है, टेम्परेट है या ट्रॉपिकल है, यानी उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्णकटिबंधीय है। तो ठीक है, तो ये हमारा कंपास कैसा हो गया, टेम्परेट हो गया यानी शीतोष्णकटिबंध में हो गया। इसी हिसाब से जैसे अफ्रीका पढ़ा रहा था तो मैंने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को वहां क्या नाम दिया था, सवाना। तो सवाना टाइप की ग्रासलैंड का यहाँ नाम है, जैसे यहाँ पे नाम है आपका लानोस,
ठीक है। और यहाँ साउथ में इसका नाम है आपका कंपास या कंपोज भी कह सकते हो आपको। अभी मैं एक चीज यहीं आपको क्लियर करूं, जब भी जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे क्या है कि घने फॉरेस्ट है वहां पर, तो घने फॉरेस्ट को यहाँ पे जैसे पर्टिकुलर नाम दे दिया है, जैसे कहीं नाम नहीं होता है और कहीं पे क्या है नाम दे दिया है, उसी को नाम दे दिया है, यहाँ पे कहते हैं उसी को सेल्वास। जब भी जैसे आपको पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखीय वर्षा वनों को क्या कहते हैं, तो आपको एक माइंड में आनी चाहिए सेल्वास। ठीक है, सेल्वास से जैसे ऊपर क्या है सवाना ग्रासलैंड है, यहाँ वहां बहुत कम वर्षा होती है और ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, उनको नाम दे दिया है। इसके नॉर्थ में है सेल्वास के, वो है लानोस, और इसके साउथ में वो है आपके कंपोस। और जैसे टेम्परेट में गया तो मैंने उसी का नाम दिया था आपका पंपास। तो इस प्रकार से हमारे मैदान हुए। अभी हम देखते हैं मरुस्थल। मरुस्थल में इसमें दो इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि कोई भी माउंटेन है, माउंटेन से जैसे आगे से बढ़ता हो रही है तो उसका पीछे वाला रीजन क्या हो जाता है, शैडो रीजन हो जाता है। इसी के कारण आपका बन गया अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल क्या है, एंडीज के वेस्ट में है, और एंडीज के ईस्ट में क्या है, तो यहाँ पे आपका पैटागोनिया का मरुस्थल, और ये पैटागोनिया का पठार भी है साथ ही साथ। तो हम ऐसा हो सकता है कि जैसे पठार है, पठार के ऊपर कुछ नहीं हो तो वो मरुस्थल भी कहलाएगा। तो यहाँ दोनों चीजें कि ये पठार और पर्वत भी है पैटागोनिया का। ठीक है, तो अभी ये आपकी हो गई मरुस्थल हो गई अभी आपकी। अभी हम देखते हैं इसकी नदियां कौन सी प्रमुख नदियां हैं। तो अभी मैंने शायद जब एशिया पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन। और उसी टाइम पे मैंने बताया था विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। तो ये आपको यहाँ थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि बड़ी कैसी है, यानी इसका अपवाह क्षेत्र ज्यादा है, और लंबी कैसी है कि सीधी चली जाती है उसकी लंबाई। हाँ, जिसका अपवाह क्षेत्र यानी बहुत ज्यादा वाटर को कैरी करती है वही कौन सी होती है, बड़ी रिवर होती है। तो वो हम देखते हैं अपवाह क्षेत्र के आधार पे। तो नदी कौन सी हो गई आपकी, अमेजन नदी हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये होगी आपकी अमेजन नदी। और इसके अमेजन नदी अब आपसे पूछ लीजिए कि ये अपना जल कहाँ विसर्जित करती है या किस डायरेक्शन में बहती है, तो आपको ये दिमाग में होनी चाहिए, ये वेस्ट टू ईस्ट बहती है, यानी ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, और कहाँ अपना जल विसर्जित कर रही है, अटलांटिक सागर में। ठीक है, अभी इसी प्रकार से आपकी ऊपर नदी है जो वेनेजुएला में बहती है, उसका नाम है ओरनिको रिवर। तो हमने यहाँ क्या देखा, ये अमेजन है, अमेजन किधर से बह रही है, अटलांटिक में जा रही है। और अगर इसी को कहती है ओरनिको रिवर, ये कहाँ जाती है, नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है, और अपना जल कहाँ विसर्जित करती है, कैरेबियन सागर में। या तो आपको कैरेबियन दे रखा होगा या फिर आपको अटलांटिक दे रखा होगा। ठीक है, अभी हम और आगे चलते हैं, जैसे रिवर देखते हैं। तो एक रिवर सिस्टम है यहाँ पे, उस रिवर सिस्टम का नाम है ला प्लाटा रिवर सिस्टम। ये ला प्लाटा नदी तंत्र। ला प्लाटा नदी तंत्र में आपकी तीन प्रमुख नदियां हैं। एक है आपकी पराना, पराग्वे रिवर है आपकी, तीसरी है आपकी पिल्कोमाया रिवर। हालांकि इसी में आगे चल के उरुग्वे रिवर भी मिलती है, लेकिन हमने इन तीनों को नदियों को नाम दे दिया ला प्लाटा नदी तंत्र, जिसमें आपकी कौन कौन सी आ गई, पराना रिवर हो गई, पराग्वे रिवर हो गई, और तीसरी कौन सी हो गई, पिल्कोमाया रिवर। तो ये हो गई आपकी नदियां। चलो इसके साथ ही हम इसकी झील भी देखते हैं। तो आपकी झील में दो ही झील सबसे महत्वपूर्ण है। एक है आपकी टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मैंने क्या बताया था कि लापाज कहाँ है, कि सबसे ऊंची कैपिटल कौन सी है, लापाज है। लापाज कहाँ पर है, बोल्विया के पठार पे। तो बोल्विया का पठार ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर हो गया। तो मैं पूछूं सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो डेफिनेटली टिटिकाका झील है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी। और इसी के बाद तो जैसे एक लेक पोको है जो बोल्विया के सदर्न प्लेटों में स्थित है। तो हम इसी प्रकार से देखें, हमने ये सारी कंडीशन यहाँ पर देखी, उस हिसाब से हमारा ये क्या है,
कि हमारा फिजिकल मैप कंप्लीट हो गया। उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का फिजिकल मैप कंप्लीट होगा। इससे पहले हमारा पॉलिटिकल मैप कंप्लीट हुआ। अब हमारी हम कल आगे बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे हम कहाँ पर, या तो यूरोप लेंगे या फिर ऑस्ट्रेलिया लेंगे, उनमें से कोई सी भी भाग को ले सकते हैं। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।